नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट चंद्र प्रकाश पांडे, मैं फुल टाइम प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ और मेरे कुछ क्लाइंट को सवाल आते हैं। वो सवाल मैं आज हमारे सीनियर हिरेन सर CA सांघवी को पूछना चाहता हूँ। उसमें से सर कुछ सवाल ये हैं कि जैसे प्रॉपर्टी परचेज करते समय उसमें परसेंटेज, लोन का परसेंटेज क्या होना चाहिए। जैसे मुझे प्रॉपर्टी खरीदना है या मेरे कुछ क्लाइंट को खरीदना है, तो उसमें से क्लाइंट को कितना परसेंट उसका खुद का होना चाहिए और कितना परसेंट वो लोन पे जाए। सपोज 1 करोड़ का प्रॉपर्टी खरीदना है तो उसमें 80 लाख का लोन ले, 20 लाख का खुद का हो, ऐसे से खरीदना है कि 100% लोन क्लाइंट लेके करे। बरोबर, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न होता है। तो इसके 2-3 आंसर है। एक तो आप जॉब कर रहे हैं या धंधे में यानी बिजनेस में है। यदि जॉब करते हैं तो जनरली 90 to 95% लोन बैंक लोन्स अवेलेबल है और शॉर्टेज पड़ता है तो प्राइवेट फंडिंग यानी फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव्स, गांव वाले के पास से भी अपन ले सकते हैं। सैलरीड के केस में ज्यादा से ज्यादा लोन 2-3 एंगल से अच्छा है। एक तो आपको इनकम टैक्स में जो इंस्टॉलमेंट जाता है उसका डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80C और सेकेंड जो आपका इंटरेस्ट है वो आपको सेक्शन 24 में भी 2 लाख तक डिडक्शन मिलता है। दूसरा एंगल आता है जो लोन आपने लिया है और इंटरेस्ट आप भर रहे हैं तो आपका सैलरी कंसिस्टेंट है। आप समझो जॉब चेंज भी करेंगे तो अपग्रेड करेंगे खुद को और ज्यादा इनकम मिलेगा। तो इनकम ज्यादा होने की वजह से आपका रिपेमेंट स्मूथ चालू ही रहेगा। तो ये एक हो गया। साथ में एक एंगल आता है इंश्योरेंस निकाल लेना, टर्म इंश्योरेंस खुद का निकाल लेना जरूरी है ताकि समझो मुझे कुछ होता है एज अ सैलरीड पर्सन तो मेरे घर वालों को लोन भरने का, हफ्ता भरने का टेंशन नहीं हो। अभी आते हैं बिजनेस एंगल पे। बिजनेसमैन के एंगल पे लोन जनरली सजेस्ट 20 to 50% तक हम लोग करते हैं। प्रॉपर्टी समझो 2 करोड़ का है तो उसे 40 लाख से लेके करोड़ तक का लोन लेना चाहिए, वेदर फ्रॉम बैंक लोन, वेदर फ्रॉम प्राइवेट पार्टीज। और ये कारण है क्योंकि बिजनेस का फ्लक्चुएशन लास्ट 5 साल में देखेंगे तो बहुत सारा फ्लक्चुएट हो रहा है और इनकम इज नॉट स्टेबल। बहुत लोगों का प्रोग्रेस हुआ है और बहुत लोगों का बिजनेस, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का बिजनेस डाउन भी है। तो वो एंगल से हमें सोच के ध्यान में रख के काम करना चाहिए और इंश्योरेंस का फैक्टर उनमें भी आता है। सफिशिएंट टर्म इंश्योरेंस उनका भी होना चाहिए। दूसरा एक सवाल नॉर्मली क्लाइंट क्वेश्चन करते हैं इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि लोन लेके घर का रिनोवेशन करना चाहिए कि नहीं, और उस रिनोवेशन का जो इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे इनकम टैक्स में कोई उसका डिडक्शन बाद है कि नहीं करेंगे, वो क्वेश्चन। जी, ये सवाल से पहले लास्ट सवाल जो पूछा उसके बारे में भी बताऊंगा। 100% बिजनेसमैन लोन लेके घर खरीदे वो बहुत ही डेंजरस है। कई केस में हमने देखा है कि लोन लेके फिर इंटरेस्ट भी पेमेंट नहीं कर पाते हैं लोग और प्रिंसिपल चुकाने का तो बात बहुत दूर का हो जाता है। और आपका जो अभी का सवाल है कि रिनोवेशन के लिए मैं लोन लूं कि नहीं, जनरली रिनोवेशन के लिए खुद के पैसे से करेंगे वो ही बेहतर है। यदि आपको रीजनेबल अमाउंट का रिनोवेशन करना है तो आप लोन ले सकते हैं। जी, एक नॉर्मल कॉमन मैन का सवाल आते रहता है मेरे प्रैक्टिस में कि जीवन भर हम लोग भाड़े के घर में रहे कि कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें और उस पैसे को या कहीं और इन्वेस्ट करें, ऐसा? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। आज के यंगस्टर्स के दिमाग में यही ख्याल है, खाओ पियो और जियो। तो खुद के ऊपर एक्सपेंड करना है, लेकिन भविष्य का सोच लॉन्ग टर्म कम है। तो इसके बारे में मुझे लगता है कि अपने को खुद का घर होना ही चाहिए। जो लोग भाड़े पे रहते हैं उनको पूछिए कि हर 2 साल 1 साल में घर चेंज करने की व्यथा क्या होती है। उनकी वाइफ से पूछिए कि शिफ्टिंग का टेंशन कितना होता है। एक जगह अपन सेट होते हैं, लोकेलिटी में सेट होते हैं, स्कूलिंग वगैरह में सेट होते हैं, वहां से शिफ्ट होकर दूसरी जगह जाना, ये सब बहुत झंझट वाली काम है। इसीलिए एक सेफ इन्वेस्टमेंट के एंगल से भी प्रॉपर्टी लेना जरूरी है, जो अपन मुद्दे पे आएंगे। और सेकेंड, अपन खुद का घर हो तो एक अलग ही फीलिंग होता है। तो मिनिमम एक घर खुद का हो वो जरूरी है। दूसरा एक कुछ कॉमन सवाल आते रहते हैं कि प्रॉपर्टी लेते समय हम लोग कौन से पॉइंट पे ध्यान दें, जैसे इंजीनियर एस्पेक्ट है या आर्किटेक्ट एस्पेक्ट पे, क्या पॉइंट ध्यान रखोगे जब भी हम लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे? सबसे पहले मैं धन्यवाद मानना चाहता हूं हमारे व्यूअर्स और जो फीडबैक उनकी तरफ से आई है उसी में से एक सजेशन ये भी आया था
कि इंजीनियरिंग एस्पेक्ट और आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट पे आप बताएं। इंजीनियरिंग एस्पेक्ट में ये आता है कि आपको बीएमसी अप्रूव्ड प्लान की कॉपी बिल्डर से लेनी है और वो रेरा अप्रूव्ड प्लान बिल्डर से लेना है। यदि वो नहीं देता है तो आप उससे इंसिस्ट कर सकते हैं। सेकेंड चीज, जो क्वालिटी कंस्ट्रक्शन की बात है रेरा में 2A फॉर्म में, तो जो इंजीनियर या आर्किटेक्ट बिल्डर के हैं उनसे 2A फॉर्म यानी क्वालिटी कंस्ट्रक्शन का भी आप सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। इसके लिए अलावा जो घर में एमिनिटीज दी गई है, फिटिंग्स दी गई है, उसकी वारंटी और गारंटी के भी सर्टिफिकेट्स आप ले लीजिए, ताकि जनरली जो बाथ एसेसरीज वगैरह है वो 10 साल की वारंटीज रहती है, तो वो आपको 10 साल तक वही जो ब्रांड वाला है वो आपको सर्विस करता रहेगा। इसके अलावा जो कॉमन एमिनिटीज है, जिम, स्विमिंग पूल, XYZ, वो भी आप चेक कर लीजिए, सेटिस्फाइड है फिर ही आप पोजीशन लीजिए करके। तो ये हो गई इंजीनियरिंग एस्पेक्ट। अभी आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट पे आते हैं। आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट, ऑटोकेड फाइल अपन को लेना है। कोई भी आपको रिनोवेशन करना होगा तो जो भी रिनोवेशन करने वाले आर्किटेक्ट ऑटोकेड फाइल मांगेंगे। दूसरा आता है अंडर कंस्ट्रक्शन जो साइट होती है उसमें फुल सीसी मिली है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। फुल सीसी मिली होगी तो ही काम आगे बढ़ना चाहिए और अपने को बुकिंग करना चाहिए। सिर्फ आपका डिमोलिशन हो गया है और पार्ट सीसी आई है, समझो 20 माले की बिल्डिंग है, तो फुल सीसी हो तो ही आपको बुकिंग करानी है, तो ही आप कोई भी फ्लोर पे बुकिंग कर सकते हैं। समझो 10 माले तक का ही परमिशन है और आप 11वां माला ले रहे हैं, तो वो बनेगा कि नहीं बनेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। गवर्नमेंट अप्रूवल दे या नहीं भी दे, डिपेंडिंग ऑन द ऑल द कंडीशन सर्कमस्टेंसेस ऑफ द पेपर्स। पार्ट सीसी में ध्यान रखना है। पार्ट सीसी में ध्यान रखना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारे क्लाइंट ने ही सजेस्ट किया था, जो इंजीनियर है, तो ये कवर करना जरूरी था। और कोई पॉइंट पे अपना कमेंट देना चाहेंगे? जी हाँ, और एक पॉइंट आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आता है सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। प्रॉपर्टी एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। शेयर मार्केट में फ्लक्चुएशन बहुत है। लास्ट 4-5 साल से शेयर मार्केट बहुत चला है, तो यंगस्टर्स को ऐसा ही लगता है कि काय के लिए अपने को पैसा प्रॉपर्टी में लॉक किया जाए, उसके बदले वहीं 5 करोड़ डाल के मैं 50 करोड़ कर लूंगा या 1 करोड़ डाल के 10 करोड़ कर लूंगा। ऐसा नहीं है। लाइफ में हमेशा एक ही गति से तेजी नहीं चलती है। तेजी के बाद मंदी भी आती है और मंदी के बाद तेजी भी आती है, इवन इन केस ऑफ रियल एस्टेट सेक्टर। लेकिन रियल एस्टेट और इसमें काफी अंतर है। रियल एस्टेट में आपके 2 तरीके के पैसे लग जाते हैं, हार्ड एंड मनी और स्मार्ट एंड मनी, जबकि शेयर बाजार में वो डिफिकल्ट है। सेकेंड चीज, रियल एस्टेट में फ्लक्चुएशन प्राइसेस का होता है, लेकिन एक हद तक होता है। 1 करोड़ का फ्लैट आपका कम से कम कितनी भी मंदी आ जाए, लेकिन 50 लाख से नीचे नहीं जाने वाला है, यानी 50% डाउन मैक्सिमम जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन एंड अदर एडवांटेजेस ऑफ द फ्लैट। बट शेयर मार्केट में 100 रुपए का शेयर 1 रुपए भी हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन आपका जो भी इन्वेस्टमेंट हो डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट हो। लोगों का कहना है और हमने सुना भी है कि वन शुड नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। तो सभी इन्वेस्टमेंट हमें सिर्फ रियल एस्टेट या सिर्फ शेयर मार्केट में नहीं करना है। प्रोपोर्शनेट FD से लेके जो पहले बताया गया वैसे अलग अलग क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करने से कोई भी एक क्षेत्र कम ज्यादा तेजी मंदी आए, फिर भी आपका इन्वेस्टमेंट, आपका टोटल पोर्टफोलियो ऑफ योर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट विल नॉट वेनिश। थैंक यू सर, आपका मार्गदर्शन करने के लिए। आशा करता हूँ कि क्लाइंट को इसका लाभ जरूर। थैंक यू।